दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। उन्होंने ही नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया था। उन्हीं की प्रेरणा से हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का योगदान सबसे बड़ा था देश की आज़ादी में। लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें कि क्या वे कारण थे जिनकी वजह से गांधी जी सीनियर लीडर होने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, तो हमको कई बातों को जानना होगा, कई बातों का विश्लेषण करना होगा। दरअसल 1915 में साउथ अफ्रीका में सफलतापूर्वक इंडियन कम्युनिटी को लीड करने के बाद गांधी जी देश लौट कर आए थे। इसके बाद 2 साल तक उन्होंने सिर्फ देश का दौरा किया, यहाँ के लोगों और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया। 1917 में उन्होंने इंडिया को अपना पहला सत्याग्रह दिखाया और किसानों के मसीहा बन गए। 1920 के बाद का समय इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1920 में ही एक ग्रेट इंडियन लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद लीडरशिप का मंच खाली हो जाता है और तब उस मंच को, उस वैक्यूम को भरने के लिए गांधी जी निकलकर सामने आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से शुरुआत होती है गांधी जी के आंदोलनों की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश वायसराय से नेगोशिएशन करने की बात आती है, तब गांधी जी पहली चॉइस बनते हैं। इसके बाद 1932 में लंदन में हुई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी अकेले ही देश का और कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। गांधी जी के पीएम ना बनने के कई कारण समझे जा सकते हैं। एक एक करके इन सभी को हम लोग देखते हैं। यह कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से। तब लगभग यह तय हो चुका था कि अब ब्रिटिशर्स ज़्यादा लंबे समय तक इंडिया में नहीं रहने वाले। ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग प्लान्स और मिशंस इंडिया में भेजने लगते हैं, जिनका काम होता है कि इंडिया के साथ ट्रांसफर्स ऑफ पावर को, यानी कि कैसे सत्ता हस्तांतरण करना है, उसका नेगोशिएशन किया जाए। उस समय इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, इसलिए ब्रिटिशर्स पावर ट्रांसफर के नेगोशिएशन में कांग्रेस के साथ बातचीत करते हैं। उसी समय ये बात होती है कि उस पीरियड में पीएम कौन बनेगा, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाता है। खैर, यह तो एक अलग कहानी है। बात यह आती है कि गांधी जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों नहीं चुना गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि गांधी जी उस समय टेक्निकली कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, क्योंकि 1934 में ही गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अगर इंडियन लीडर्स की चाहते फिर भी गांधी जी को पीएम बना सकते थे। कांग्रेस के ऊपर गांधी जी का प्रभाव काफ़ी अधिक था, इसमें तो कोई शक नहीं था। हालांकि बाकी लीडर से ज़्यादा गांधी जी क्या चाहते थे यह मायने रखता था। उनके जो आइडियाज़ थे, कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है गांधी जी के पीएम ना बन पाने के कारणों के पीछे। गांधी जी स्वयं अपने आइडियल्स को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। उनके लिए किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट से सबसे ज़्यादा बड़ी अगर किसी की वैल्यू थी तो वो उनके अपने आइडियल्स की वैल्यू थी। उनके अपने आइडियल्स उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इसी की वजह से तो 1922 में चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने में कोई संकोच नहीं किया था, जिसमें 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी अपने आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे। इससे बाकी नेशनल लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस इत्यादि कई बार नाराज भी हो जाते थे। ऐसे में भला गांधी जी को पीएम बनने के बाद किस तरह स्टेट वायलेंस को जस्टिफाई करते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि जब कोई नया राष्ट्र बनता है तो वहाँ वायलेंस भी कई बार काफ़ी बड़े स्तर पर होने लगते हैं और उस तरह के वायलेंस को गांधी जी रोकने के लिए क्या वायलेंस करते, अगर वायलेंस ना करते तो इस तरह की घटनाएं कैसे रुकती, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा अगर एक बड़ा कारण देखें तो उस समय गांधी जी की उम्र लगभग 78 साल थी और वो बड़े सख्त डाइट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे और इस सख्त डाइट प्रैक्टिस के साथ पीएम जैसे एक बहुत बड़े पद की जिम्मेदारी लेना गांधी जी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। ये गांधी जी स्वयं भी मानते थे। तो उन्होंने कहा भी था कई जगह कि देश को एक यंग, विजनरी और डायनेमिक लीडर की ज़रूरत है जिसकी सारी क्वालिटीज़ नेहरू के अंदर है। इसी वजह से गांधी जी देश के पॉलिटिकल हेड बनने से स्वयं को दूर ही रखते हैं। दूसरी अगर और बात करें तो गांधी जी पीएम बनने की होड़ में तो कभी थे ही नहीं, क्योंकि वो एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, एक आज़ाद भारत जो यूनाइटेड हो, जहाँ धर्म, जातियों और वर्गों के लोग अलग अलग ना हो और देश की आज़ादी की एक साथ खुशी मनाएं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो सब बड़े नेता जश्न मना रहे थे, वहीं दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर नोआखाली जगह में गांधी जी देश के बंटवारे का वजह से जो राइट्स हुए थे उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, हम यह कह सकते हैं गांधी जी पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक फिलोसफिकल लीडर भी थे
और उनकी फिलॉसफी में पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करना आता ही नहीं था। इसीलिए तो उन्होंने ये सारे पद छोड़ दिए, या यूँ कहें कि इस सारे पदों की कभी ख्वाहिश ही नहीं की। एक तरह से देश के गार्जियन थे, उनके लिए पोस्ट जरूरी नहीं था, उनके लिए अगर कुछ ज़रूरी था तो वो उनके आइडियल्स, उनके लिए अगर कुछ ज़रूरी था तो यह था कि वो देश के सामने किस तरह से अपने आइडियल्स को जस्टिफाई करके जाते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। तो अगर ये कहा जाए कि गांधी जी, आप देखो कि गांधी जी इतना बड़ा स्टेचर रखते हैं अपने साथ में, अपना उनका स्टेचर जो देश की आज़ादी में था, इतना बड़ा स्टेचर होने के बावजूद क्यों नहीं देश का सबसे बड़ा पद जब मिलने की बारी आई तो उन्होंने क्यों नहीं लिया। तो इसके जो हमने आपको कुछ कारण बताया उसको अगर हम लोग कंसाइज करें तो यही सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी ने जो भी फिलॉसफी बना ली, जो भी अपने आइडियल्स बना लिए, जो भी अपने आदर्श बना लिए, उन आदर्शों पर टिके रहना गांधी जी की सबसे बड़ी बात थी कि हमने अगर ये कह दिया तो इस पर टिके रहेंगे। दूसरी बड़ी बात थी कि हिंसा को सपोर्ट ना करना, और किसी भी स्टेट में हिंसा इनएविटेबल होती है, मतलब आएगी ही आएगी, हिंसा होनी ही होनी है, और हिंसा को रोकने के लिए भी कई बार हिंसा के मार्गों को अपनाना पड़ता है। तो गांधी जी जिसने अहिंसा का पथ दिया, देश को अहिंसा का रास्ता दिया, वो हिंसा के मार्गों को कैसे अपना सकता? तो गांधी जी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तीसरी बात, उनकी उम्र भी इस बड़े पद को लेने के लिए आड़े आ रही थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो लगभग 77-78 साल की उनकी उम्र थी, और इस उम्र में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जब देश एकदम आज़ाद हुआ, मतलब देश का जन्म हुआ है, नए देश को जन्म हुआ है, उस समय कोई यंग लीडर ही नए देश को आगे ले जाए, ये गांधी जी का स्वयं का मानना था। तो गांधी जी के अपने आइडियल्स, गांधी जी की उम्र, ये सारे कारण कहीं ना कहीं गांधी जी को प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने से रोकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे देश का प्रधानमंत्री बने जो यूनाइटेड हो, और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो देश को मिली वो उनके मन मुताबिक नहीं थी, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया की वो बात करते थे, भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात नहीं करते थे। और जिस तरह की आज़ादी उनको मिली, उनके समय में मिली, देश को आज़ादी उस समय मिली, तो वो गांधी जी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब देश पूरा जश्न मना रहा था तो गांधी जी देश में जो दंगे हो रहे थे देश के कुछ भागों में, उन दंगों को सुलझाने में लगे थे। और यही कारण है कि गांधी जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बन सके, या देश के प्रथम प्रधानमंत्री का पद उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इसके पीछे अगर लोग सीधा कारण बताते हैं तो ये बताते हैं कि भाई गांधी जी टेक्निकली, गांधी जी का प्रधानमंत्री पद पर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांधी जी ने तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था 1934 में। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई इस्तीफा दे दे तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर सबसे बड़ी पार्टी है उस समय, तो आपको ये जानना होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही कहीं ना कहीं दावेदार होगा देश के, आज़ाद देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट इसी हिसाब से बनाया गया कि अब जब देश आज़ाद होगा तो नई जिम्मेदारी किसे मिलेगी। अगर नई जिम्मेदारी देने की बात आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आई, क्योंकि यंग विजनरी और डायनेमिक लीडर थे, और इसी यंग विजनरी और डायनेमिक लीडर होने के कारण ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और फिर उसके बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि आपने इनके पीछे के कारणों को समझ लिया होगा कि गांधी जी देश के पहले प्रधानमंत्री, या गांधी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सके। यही कारण था, गांधी जी सरदार पटेल के प्रधानमंत्री बनने का भी विरोध करते थे। उम्र, उनका कहना था कि एक यंग लीडर प्रधानमंत्री बने, और जो स्टेचर था उस समय नेहरू का, पंडित नेहरू का जो स्टेचर था उस समय देश विदेश में, वो लगातार बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं उस स्टेचर को आप कह सकते हो डेलिबरेटली कि एक भारत का रिप्रेजेंटेटिव तैयार हो रहा है, तो भारत का रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी तैयार किया जा चुका था, जो कि नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक्स पर, इसी तरह की एनालिसिस हम करते रहेंगे। अगर आप भी किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि आप उस टॉपिक पर हमसे सुनना चाहते हैं, उस टॉपिक पर थोड़ा एनालिसिस हमसे चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब वाला बटन आपको ज़रूर दबाना चाहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसी तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।